नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से वक्त हो चला है कि हम प्रदेश के सियासी मूड को आपके सामने रखने की कोशिश करें। एक बार फिर से हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको ये बताएं कि हरियाणा के सियासत में किस तरीके से बयानों का एक सिलसिला चल रहा है और मौजूदा दौर में किसान आंदोलन भी है, महापंचायतें भी लगातार हो रही हैं, लेकिन वहां से कुछ बयान ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो सियासी लहर जिसको दी जा रही है या सियासी चोला जिसे उड़ाया जा रहा है और किसान आंदोलन के बीच से जो सियासी बयानबाजी है उसने सियासत को और ज़्यादा गरमा दिया है। इसके साथ साथ प्रदेश में कुछ और ऐसी बातें हो रही हैं, खासतौर पर महंगाई का मसला है, किसान आंदोलन का भी मसला लगातार उठ रहा है, जिसको लेकर के अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयानों का बाण छोड़ रहे हैं। महापंचायतें लगातार हरियाणा में हो रही हैं, किसान नेता लगातार यहां पहुंच रहे हैं, खासतौर पर राकेश टिकैत लगातार यहां पहुंच रहे हैं, गुरनाम चढ़ूनी लगातार पहुंच रहे हैं और भी कई किसान नेता हैं जो महापंचायतों में शिरकत कर रहे हैं। जो तमाम लोग वहां पर जुट रहे हैं किसान आंदोलन के पक्ष में, उनको संबोधित भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बयान आया और सामने, जिस बयान में यह कहा गया कि अब महापंचायतें और नहीं होंगी। उनका सीधे तौर पर मकसद ये था कि महापंचायत होने की वजह से जो दिल्ली की सरहद पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है, वहां पर संख्या बल कम हो रही है और वहां आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। इसलिए अब यह अपील की गई है किसानों से कि अब महापंचायतों का दौर खत्म करके दिल्ली की सरहद पर चला जाए, वहां पर आंदोलन को फिर से मजबूत किया जाए। हरियाणा में महापंचायतों का दौर 7वें आसमान पर है। एक तरफ किसान नेता लगातार आए दिन किसी न किसी महापंचायत में शिरकत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों के धरने से ज्यादा भीड़ इन महापंचायतों में उमड़ने लगी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि अब हरियाणा और पंजाब में किसी महापंचायत की जरूरत नहीं। मतलब साफ है कि किसान नेता हरियाणा और पंजाब में महापंचायत नहीं चाहते। पंचायतों का दौर शुरू हो गया है, उसकी हरियाणा और पंजाब में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो पहले ही बहुत अच्छी जागृति है और मेरे ख्याल से लोग भी इसको नहीं चाह रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हरियाणा और पंजाब से ये पंचायतें सभी भाई बंद कर दें। इन महापंचायतों को कैंसिल करने के पीछे की वजह भी सुनिए। दरअसल गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि हरियाणा और पंजाब में धरने कमजोर हो रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि किसान धरना स्थल पर पहुंचकर धरनों को मजबूत करें, न कि महापंचायत करें। हरियाणा और पंजाब वाले भाई तो ज्यादा ध्यान धरनों पे दें, वहाँ पे सिस्टम बनाएं कि हर गांव से इतने आदमी वहाँ पे परमानेंट रहेंगे। एक तरफ महापंचायतों के लिए चढ़ूनी ने मना किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा बयान भी दे दिया और कहा कि सरकार तो संगठन से डरती है, इसलिए हर मोहल्ले हर गांव में हमारा संगठन होना चाहिए। कि सरकार संगठन से ज्यादा डरती है, हर गांव में हमारा संगठन होना चाहिए, हर मोहल्ले तक हमारा संगठन होना चाहिए। गांव में कमेटियां बनाएं, हर मोहल्ले से आदमी लें, हर बरादरी से आदमी लें, हर गांव में कमेटी खड़ी करो, ताकि कभी भी हमें आंदोलन की जरूरत पड़े तो एकदम से हमारा ढांचा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इन सबसे आगे बढ़ते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी दिल्ली हिंसा पर बोलने लगे और कह दिया कि दिल्ली पुलिस को बंधक बना लो, लेकिन सभ्य तरीके से। जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे छापा मारते हैं, आके पकड़ते हैं, तो उनको उनका घेराव करें, वहीं पे बिठाएं और पूरे गांव को इकट्ठा करें, पूरे गवंडों को इकट्ठा करें कि जिस भी पुलिस वाले का घेराव करें उसके साथ कोई ज्यादती ना करें, उसके साथ कोई मारपीट ना करें, उनको बिठाएं, खिलाएं पिलाएं, आराम से उनको रखें, लेकिन तब तक नहीं छोड़ने जब तक जिला प्रशासन ना आ जाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार अपने बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। कभी वो कुछ कहते हैं तो कभी कुछ और, कभी कभी तो वो अपने ही दिए बयानों से पलट जाते हैं। ऐसे में देखना यह है कि इस बार क्या होगा।
इसका इंतजार हमें भी है और आप भी करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक ऐसे किसान नेता जिनके बयान किसानों के साथ साथ राजनीति को भी साधने का काम वो कर रहे हैं। कल जिस तरीके से उनका बयान दिल्ली पुलिस को लेकर सामने आया और भारतीय जनता पार्टी को लेकर सामने आया, इससे पहले भी जब उन्होंने बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहां पर बीजेपी को हराएंगे तभी तो आंदोलन जीतेगा, इस बयान से भी राजनीति की बू आती है और ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक एक शख्स के तौर पर बयान दे रहे हों बजाय एक किसान नेता के तौर पर। उनका कुछ स्टेटमेंट और सामने आया है जिसमें एक बार फिर से वो दिल्ली पुलिस अगर गिरफ्तार करने आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लो, इस बयान को दे रहे हैं। इसके अलावा फिर से वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाना साध रहे हैं। इससे इतर जब हम राकेश टिकैत की बात करते हैं तो राकेश टिकैत बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं, जहां पर उनकी बातों से किसान आंदोलन ही झलकता है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बातों से राजनीति भी झलकती है। देखिए जरा। और अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से मैं शिकायतें आ रही है, यहाँ से आके गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आके ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की। अगर ये बीजेपी वाले कहीं रैली करें ना, अगर ये बीजेपी वाले हमारे गांव में घुसे ना, तो इनकी तसल्ली जरूर उठा लेना। कुछ बयान जब तैश में आकर दे दिए जाते हैं, बिना सोचे समझे दे दिए जाते हैं, तो उस बयान पर जवाबदेही मुश्किल हो जाती है। फिर चाहे वो नेता हो या किसान नेता, उसे अपने ही बयान से पलटना पड़ता है, अपने तल्ख तेवरों से यू टर्न लेना पड़ता है। और अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से मैं शिकायतें आ रही है, यहाँ से आके गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आके ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की। अगर ये बीजेपी वाले कहीं रैली करें ना, अगर ये बीजेपी वाले हमारे गांव में घुसे ना, तो इनकी तसल्ली जरूर उठा लेना। ये वो दो बयान हैं जो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हिसार की धरती से संबोधन के वक्त दिए थे। एक बयान दिल्ली पुलिस के लिए था तो दूसरा हरियाणा सरकार के लिए। लेकिन जब ये शब्द परवान चढ़े तो चढ़ूनी को जमीन पर लौटना पड़ा, अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। यकीन नहीं होता। ये दो बयान सुनिए। पहला वो जो संबोधन में चढ़ूनी ने कहा और दूसरा वो जो जनता टीवी से फोन लाइन पर जुड़ने के बाद चढ़ूनी ने कहा। और अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से मैं शिकायतें आ रही है, यहाँ से आके गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आके ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की। जी बिल्कुल माहौल खराब नहीं होगा, ना खराब होने देंगे। उसके बाद मैंने ये भी कहा है कि इज्जत सुदा बिठाने हैं, उनको खिलाना पिलाना है। अधिकारी जब जिले के अधिकारी आए और ये वादा करें कि दिल्ली पुलिस नहीं आएगी, तब उनको छोड़ देना है। दिल्ली पुलिस सरकार के कहने पे अवैध कर रही है। जो लोग वहाँ पे गए नहीं है उससे 20 किलोमीटर दूर से वो पकड़ लिए गए। जो लोग नरेला में सामान खरीदने गए उनको पकड़ लिया गया। जो लोग स्टेशन पे गए उनको पकड़ लिया गया। ये कोई तरीका नहीं है आतंक मचाने का। और अगर वो इस तरह से आतंक मचाएंगे तो उसका इलाज क्या है हमारे पास? हमें विरोध करना पड़ेगा और हर तरीके से हम विरोध करेंगे। अगर ये बीजेपी वाले कहीं रैली करें ना, अगर ये बीजेपी वाले हमारे गांव में घुसे ना, तो इनकी तसल्ली जरूर उठा लेना। देखिए तसल्ली के मायने ये है कि इनका विरोध करो इस तरह से जिस तरह से खट्टर का विरोध किया गया है करनाल के अंदर और भी कई जगह पे हमारे लोगों ने इनका विरोध किया है। इनको मत प्रोग्राम करने दो। तसल्ली का मतलब ये है कि इतने इकट्ठे हो जाओ कि ये हिम्मत ही ना करे प्रोग्राम करने की, अगले प्रोग्राम करने की हिम्मत ना करे, वो तसल्ली कर दो। और मैंने कोई ये थोड़ी कहा कि पिटाई कर दो।
ये आवाज भी एक इंसान की ही है और ये बयान भी एक ही इंसान के हैं। लेकिन कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं जाते, इसलिए बोलने से पहले सोचना जरूरी है। और अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी सोच लेते तो अपने ही बयान से मुकरना नहीं पड़ता। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। सियासी गलियारे में अब बात करेंगे राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ने किसानों से एक अपील की है, जिस अपील के मायने बहुत बड़े हैं और इस एक अपील से सरकार पर दबाव भी बनेगा, इतना भी तय माना जा रहा है। जरा सुनिए। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। ये लड़ाई का आगाज है, ये सरकार को चेतावनी है, ये आंदोलन को बढ़ाने की तैयारी है, ये किसानों को तैयार करने की रणनीति है, ये किसानों के डटे रहने की कहानी है। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। राकेश टिकैत का यह बयान सियासत की उस नई फसल को जन्म दे रहा है जिसकी बुआई अपनी फसल में आग लगाकर की जाएगी। अपने बच्चों की तरह पाली गई खेतों में खड़ी फसल में आग लगाकर की जाएगी। एक किसान की साल भर की मेहनत में आग लगाकर की जाएगी। लेकिन क्या वाकई फसल में आग लगेगी? क्या किसान इस फैसले का स्वागत करेगा? क्या किसान राकेश टिकैत के कहने पर फसलों को आग लगाएंगे? इन सवालों को लेकर जनता टीवी की टीम किसानों के द्वार पहुंची और ये पूछा कि क्या आप फसलों को आग लगाएंगे? तो किसान कहते हैं नहीं, ये सिर्फ फसल नहीं है, ये हमारी औलाद की तरह है। हम आग नहीं लगाएंगे, लेकिन फसल सरकार को बेचेंगे भी नहीं। इस फसल को अपने भाइयों को दिया जाएगा, जरूरतमंदों और पशुओं को दिया जाएगा। किसान आज इतना मतलब वो हो गया कि उसको अपनी फसल भी जलाने की नौबत आएगी तो करेगा। हम जलाएंगे क्यों? हमारा बहुत बड़ा वर्ग है। हमारे साथ जो हम कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे आंदोलनकार हमारे गांव में सहयोग करता है, चाहे वो फसल कटाई का हो, चाहे फसल चुगाई का हो, चाहे फसल बुआई के समय जो खेत मजदूर काम करता है, हम अगर सरकार को नहीं देंगे तो हमारे भाईचारे में डिवाइड कर हम उस फसल को मतलब जो ना पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित निकाल कर और सुरक्षित जगह में देंगे। ये वो सरकार के लिए जलाने से भी भयंकर होगा। हम अपने भाइयों को अनाज के बगैर जो है नहीं रहने देंगे। एक तरफ किसानों से राकेश टिकैत की मांग, तो दूसरी तरफ सरकार के साथ किसानों का संघर्ष और तीसरी तरफ खेतों में खड़ी फसल। इन तीनों के बीच कुछ किसान ये भी कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन का जो फैसला होगा मंजूर होगा, लेकिन फसल जलाने की जगह उसे बांट दिया जाएगा। हम राकेश टिकैत का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और हम किसानों को कहते हैं और हम खुद भी अपनी फसलों को जो है जो हमारे जरूरत की फसलें हैं हम उनको रखेंगे, अपने मजदूरों का ध्यान रखेंगे, अपने पशु का ध्यान रखेंगे और उसके बाद जो माल है हम अपने खेतों में उसको खड़ी फसलों को जला देंगे। जरूरी नहीं सभी की सोच एक जैसी हो। कुछ किसान राकेश टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हैं, जो इस आंदोलन और इस लड़ाई के लिए अपनी खड़ी फसलों में आग लगाने तक को राजी हैं। हिसार के अंदर बोला गया भाई फसल जला देंगे और ये तीनों काले कानून फिर वापिस होंगे, ऐसा नहीं। हमारे पशु भी हैं और दूसरे पशु भी जो बिरानी घूमते बेचारे उनको भी चारा चाहिए। हमने सबको देखना है, जलाएंगे नहीं, जलाना कोई समाधान नहीं है। रही बात है हमारे साथ 36 बिरादरी का साथ है, सभी वर्ग हमारे साथ है। आग जब शब्दों से निकलकर अनाज तक पहुंचने लगे तो इतना तय मान लीजिए कि हालात अच्छे नहीं हैं। किसान नेता के तौर पर राकेश टिकैत का बयान दो वर्गों तक बखूबी पहुंच गया है।
अब किसान इसके मायने समझ रहे हैं और सरकार को इसकी गहराई समझनी है। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो इस बयान के मायने बहुत हैं। इधर आगे बढ़े सियासी गलियारे में और अब बात करते हैं महंगाई के। जिस तरीके से हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसको लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इसी कड़ी में कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 11 दिन से लगातार देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। बीजेपी का अब नया नाम बन गया है भयंकर जन लूट पार्टी। 11 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। सुरजेवाला ने कहा कि 1 मई 2019 के बाद से 19 फरवरी तक पेट्रोल की कीमतें 15 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 15 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई जा चुकी हैं। मोदी सरकार दोनों हाथों से देश की जनता की जेब लूट रही है और उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही है। 200 बार के करीब या उससे अधिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मोदी सरकार दोनों हाथों से देश की जनता की जेब लूट रही है और उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही है। एक तरफ चौतरफा महंगाई की मार है, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल गैस के दामों की भरमार है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए पार और डीजल 90 रुपए पार हो गया है। एक तरफ चौतरफा महंगाई की मार है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस के दामों की भरमार है। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल 100 पार और डीजल 90 पार हो गया है। सुरजेवाला ने कहा कि आम जनमानुष कह रहा है कि मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। इसीलिए आम जनमानुष कह रहा है कि मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। अब ये लगता है कि ये देश में मोदी जी को चरितार्थ करने के लिए नारा बन गया। सुरजेवाला ने कहा कि शर्मनाक बात है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर खुली लूट करने के बावजूद बीजेपी सरकार इसका दोष भी कांग्रेस के माथे मढ़कर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। शर्मनाक बात यह है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स पर टैक्स लगाकर खुली लूट करने के बावजूद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर मंडकर अपना पिंड छुड़वाना चाहते हैं। ये सच है कि महंगाई की मार से जनता परेशान है और लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों की परेशानियों में और इजाफा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाकर सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, इतना तो तय है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही हैं और 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत देश के कई शहरों में पेट्रोल की पहुंच चुकी है, जिससे आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आम लोगों की, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस मसले को लेकर विवेक बंसल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया, सुनिए। जिस संवेदनहीनता के साथ ये किसान के या कृषि कानून को ले रहे हैं, उसी के तहत ये आम आदमी के पे इसका क्या असर होगा। जिस गति से ये पेट्रोलियम पदार्थों के गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, आसमान को छू रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार गंभीर। सरकार ने 2014 में, आपको याद हो, इन्होंने नारा दिया था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, पर उसके विपरीत देखने को मिल रहा है। 2012 में जब 10 पैसे भी अगर पेट्रोल के अब उसके बढ़े थे तो हाहाकार मच गया था। इनके नेताओं ने आसमान सिर पर उठा लिया था। आज कोई नहीं कह रहा है, इनके समर्थक भी नहीं कह रहे हैं, जो इनके साइलेंट सपोर्टर्स थे वो भी इस बात को नहीं कह रहे हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं आप। जबकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आसमान 150, 140, $155 प्रति बैरल थी, आज 30-28 डॉलर प्रति बैरल है। तब ये हाल है, तो अब किसका प्रबंधन ज्यादा अच्छा था? यूपीए सरकार का आर्थिक नीतियों में प्रबंधन अच्छा था कि एनडीए सरकार का? ये आंकलन और इस निष्कर्ष पे आपको और हमें खुद पहुंचना है। ये एक अपने आप में बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर है और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको लेकर के अब सत्ता पक्ष लगातार कटघरे में है कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन इस तरीके से इजाफा क्यों हो रहा है और आखिर कहां पर जा कर के ये पेट्रोल और डीजल के दाम थमेंगे और क्या हिंदुस्तान के आम लोगों की जेब से लगातार इतना ही पैसा खर्च होगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम इंसान की ज़िंदगी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है, उसका सफ़र प्रभावित हो जाता है, उसके किचन भी प्रभावित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि किस तरीके से 5 तारीख से जो बजट सत्र शुरू होने वाला है वो 30 साल पहले जो बजट सत्र हुआ था उसकी एक याद दिलाएगा, क्योंकि 30 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब विधानसभा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का एक भी विधायक मौजूद नहीं होगा, क्योंकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सिर्फ एक एमएलए चुने गए थे, वो थे अभय चौटाला, जिन्होंने किसान आंदोलन के मसले को लेकर के इस्तीफा दे दिया और अब 30 साल बाद इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा के सत्र में शिरकत नहीं कर पाएगी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च को दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन सत्र में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि सत्र भले हमेशा की तरह चले, पर इसमें एक चीज 30 साल बाद होने जा रही है और वो है सत्र में इस बार इनेलो का कोई विधायक मौजूद नहीं होगा। एकमात्र विधायक अभय चौटाला के नए कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने से ये स्थिति बनी है। 3 दशक में ऐसा पहली बार होगा जब इनेलो का एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं रहेगा। सदन में इस बार भी विधायक 2 गज की दूरी पर बैठाए जाएंगे। कोरोना मानकों के मद्देनजर दर्शक दीर्घा इस बार भी नहीं बनाई जाएगी। मीडिया गैलरी हरियाणा निवास में ही बनेगी। हरियाणा निवास को विधानसभा का हिस्सा घोषित किया जाएगा, लेकिन इस बार इनेलो की सीट खाली रहेगी। कोई विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं होगा। ऐसा 30 साल में पहली बार होगा। खैर, इनेलो की गैर मौजूदगी में सत्र तो होगा ही, इतना तो तय है। और ये भी तय है कि हरियाणा विधानसभा का ये सत्र यकीनन हंगामेदार भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। यहाँ तो विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस हंगामे में विपक्ष की तरफ से एक एमएलए वाली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शिरकत नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं। सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।